लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। ये बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। इसी तरह से और भी वीडियो आते रहेंगे, रोज़ एक वीडियो आपको मिल जाया करेगा जो कि बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट का, पूरे प्रैक्टिस सेट का, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट का ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हो सके तो पेन और पेपर ले कर बैठेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लोग खुद से पहले दे देंगे और उसके बाद बताए गए आंसर के साथ मैच करेंगे और अपना स्कोर कितना आ रहा है उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में कुछ आइडिया लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, जहां तक हो सके आपकी मदद की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास बाजार नियमन के किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यानी बाजार नियमन जो था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए निर्धारित होता है? किसके लिए निर्धारित होता है? ऑप्शन ए, प्रश्नकाल। पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। उसके बाद का जो समय आता है 12 बजे के आसपास, उसे क्या कहता है? शून्यकाल कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वशासन आंदोलन प्रारंभ की थी? यानी होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही जवाब होगा श्रीमती एनी बेसेंट। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी ये शुरू की गई थी। तो अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों रहे तो आपका आंसर दोनों होना चाहिए, या फिर दोनों में से किसी एक व्यक्ति का नाम रहे तो जिनका भी हो वो वाला ऑप्शन सही होगा। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, मतलब शुरुआत हुई थी तो आप सीधा सीधा साल याद रखेंगे 1526 ईस्वी। यहां दिया गया है, आपको मिलान करना है। यहां पे पाचन आगत दिया गया है और निर्गत दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मिलान करेंगे हम। तो देखते हैं हम। प्रोटीन हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल में, यानी कि प्रोटीन जब पचता है तो किस में टूट जाता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बात करें कार्बोहाइड्रेट तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वसा जो होता है ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्र तल पर उतरा था? यानी कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ और कौन गए थे उनके साथ? तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा एडविन एल्ड्रिन। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। अगर ये याद रखना हो तो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, वो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मी से होता है, एक त्र से होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा और भी हैं जिसको आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में जीता गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर था। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिंबिसार।
कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे.ई. पुरकुंजे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यांगटी सिक्यांग नदी। ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 5530 यानी कि 5530 है। ये चीन से गुजरती है या चीन की नदी है। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत का। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। किन तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? सही जवाब होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। जिस पर कोई लांछन न लगा हो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो निष्कलंक। लांछन का मतलब कलंक होता है, तो जिस पे कोई कलंक नहीं लगा रहता है उसे निष्कलंक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पीपुल मस्ट मेक कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू अचीव डैश इन ऑल स्फेयर, यानी इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो यहां देखते हैं परफेक्शन, यानी कि पीपुल मस्ट मेक कंटिन्यूअस एफर्ट टू अचीव परफेक्शन इन ऑल स्फेयर्स, यानी कि लोगों को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए या प्रयास करते रहना चाहिए अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं या किसी चीज़ को सबसे सही तरीके से करना चाहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1858। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 दिन। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल से। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो सिरतोष, सिरतोष में कौन सा समास है यही बताना है। तो तत्पुरुष समास। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के समय। सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखते हैं। लैक एडिसिकल, तो इसका क्या होगा? साइनो। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी केयरलेस, यानी कि इसका मतलब भी होता है लापरवाह और केयरलेस का मतलब भी होता है लापरवाह। यहां पे हमको विलोम शब्द का चयन करना है, विपरार्थक शब्द का। कृपण, कृपण का हो जाएगा विलोम शब्द दानी। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है कौन सी? ऑप्शन सी काली मिट्टी, सॉरी ऑप्शन बी काली मिट्टी। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बालाकोट।
ये पाकिस्तान में है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने बनवाया था। मूल्य संवर्धित कर को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? यानी कि वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सही जवाब होगा लक्ष्मीकांत झा समिति, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही लिखा गया है बिना गलती के। तो देखते हैं यहाँ पे माधुर्य ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है ये वाला। ये माधुर्य जो लिखा गया है ये सही है, बाकी ये तीनों ही गलत तरीके से लिखे गए हैं। सेलेक्ट द वन विच अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए दिया गया है प्रोक्रेस्टिनेट, इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन सी, ड्रैग। इसका मतलब होता है विचित्र, इसका मतलब होता है साधारण या सिंपल। गोविंदा आलारे किस त्योहार में गाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जन्माष्टमी, यानी कि गोविंदा किन्हें कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, डलहौजी ने अपनाई थी। असमानार्थी विकल्प का चयन कीजिए। इच्छा, तो इच्छा का असमानार्थी कौन सा है? समानार्थी नहीं, यहाँ पे विपरीत चुनना है। तो इच्छा का विपरीत कौन होता है? लोचन, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सी ब्रिज। जो समुद्र की ओर से स्थल की ओर आए उसे सी ब्रिज कहेंगे, और जो स्थल की ओर से समुद्र की ओर जाए उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सी ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन यानी कि हवा, तो वो सी ब्रिज होगा, और जब इधर से जाएगा स्थल की तरफ से तो वो लैंड ब्रिज होगा। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत में। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे हमको बताना है 37 का सही जवाब क्या होगा? तो ये भी जो होगा ऑप्शन ए होगा, कंजंक्चुरल। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 52 सेकेंड। महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्म पर। महावीर स्वामी कर्मवाद पे विश्वास करते थे। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शाहिस्ता खां को भेजा था। यहां बताना है दिए गए मुहावरे का उपयुक्त अर्थ विकल्प चुनिए, यानी कि ये जो मुहावरा दिया गया है इसका क्या अर्थ होगा ये हम लोग को बताना है। तो आंखों में चर्बी छाना, इसका मतलब क्या होता है? आंखों में चर्बी छाना, इसका मतलब होता है आपका घमंड से चूर होना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवगिरी। ये दिल्ली से देवगिरी लाया था राजधानी को। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड्स या सेंटेंस। यहां दिया गया है क्रिटिसाइज अनफेयरली, इसका क्या मतलब होता है? तो 43 का क्या हो जाएगा? सी,
ये हो जाएगा डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब है आलोचना करना। सेम इसका क्रिटिसाइज का भी मतलब होता है आलोचना करना या शिकायत करना या किसी पे कटाक्ष करना। और डेनिग्रेट का भी मतलब होता है शिकायत करना, कटाक्ष करना, कमेंट पास करना। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे राष्ट्रपति बताना है। ऑप्शन सी सही होगा, एस राधाकृष्णन। साथ ही ये बताएं सबसे बड़ा नदी मुहाना कहाँ है? तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी का मुहाना। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं, तो आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन संबंधित है। तो ऑप्शन बी, गुरु नानक, इनका जन्म हुआ था यहाँ पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं पहला, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये राज्य केवल नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि पूरे संविधान के संरक्षण, यानी कि जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा उस सभी के लिए संरक्षण का कार्य करता है। इसके अलावा बाकी सब है। यह भारतीयों के स्वतंत्रता का संरक्षक है, यह संविधान का संरक्षक है, जैसे कि पहले बताया गया है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठे खड़े विवादों की जांच कोई अंतिम शक्ति रखता है। ये सारी बातें सही हैं, केवल एक जो पहला है ये गलत है। तो हमारा यही बताना था कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा जवाब होगा। बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क के हेतु। बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये याद कीजिए साउथ के एक राजा थे कृष्णदेव राय, उनके जैसे कि उनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, उन्हीं को नवरत्न कहा जाता था। तो इसमें तो वो नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे कृष्णदेव राय होते तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो 50 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो उसका भी जवाब 1919 होगा। ठीक है, और इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन कीजिए। तो देखते हैं, ग्रीस। तो ग्रीस में कौन सी संधि है यही बताना है। तो गिरी जोर ईस, इसमें कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, गिरी जोर ईस यानी कि दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो हमको बताना है, तो पहला ही ऑप्शन ए, दृष्टा, ये सही बात है, सही लिखा हुआ दृष्टा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतिजैवी का स्राव। ये गुर्दे का काम नहीं है, जबकि रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करना, ये भी इसका कार्य है, जबकि प्रतिजैविकी का स्राव करना ये इसका काम नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। ये होता है केशिका क्रिया के कारण, ये भी केशिका क्रिया के कारण होता है, या फिर ये जब बरसात के बाद खेतों की जुताई कर दी जाती है, वो भी केशिकीय क्रिया के कारण
खेतों की नमी कम ना हो जाए इस कारण जोत दिया जाता है। आगे देखते हैं। रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि, तो वो क्यों झिलमिलाते हैं? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है, इसलिए तारे झिलमिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो गलत को हमको चुनना है। रक्त अम्लीय होता है, यही गलत है। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। लगभग 7.4 इसका पीएच मान होता है। जो 7 से कम हो वो अम्लीय कहलाएगा, जो 7 से अधिक हो जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू वो क्षारीय कहलाएगा। तो रक्त अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। इसके अलावा पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, सही है। अमाशयी रस में HCl होता है, ये भी सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, ये भी सही है। देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, ये बताना है हमको। तो आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वेग, जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सारे के सारे अदिश हैं। वेग जो है वो सदिश है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है, बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो प्रतिहार की कनौज थी राजधानी, ये भी सही है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, कांची में थी, ये भी सही है। लेकिन चालुक्यों की जो राजधानी थी वो तंजौर नहीं थी, तो ये जो है वो गलत है। चलिए यहां देख रहे थे हम चालुक्यों के बारे में। तो चालुक्य जो वंश थी इनकी 3 शाखाएं थी। एक थी वातापी थी, बेंगी थी और कल्याणी थी। ये तीनों की जो राजधानी थी वो अलग अलग थी, किसी की भी तंजौर नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए जप्ती प्रणाली। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीडेशन, ये होगा। रिडक्शन नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, ये भी होगा। CO2 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, ये नहीं होगा। यानी हमारा सही जवाब होगा 1 और 3। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? इसका सही जवाब होगा हीलियम। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होगी, वो लगभग होनी चाहिए 17 मीटर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जो कीट होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो किन्होंने किया था गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेंडल ने किया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेनरी बेकुरल ने की थी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है?
सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओजोन मंडल को। वर्ष 1932 में किसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के डैश होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समानुपाती होता है। यह सही जवाब है। एड्स फैलता है, कैसे फैलता है? ऑप्शन डी, शारीरिक संपर्क से फैलता है। जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, कितनी हो जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 गुनी। बीस किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य है तो शून्य, कोई भी कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु के स्थान, स्थिति या जगह परिवर्तन नहीं होगी तो ये माना जाता है साइंस के अनुसार कि कोई भी कार्य नहीं किया गया है। पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशील लवण है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण के घुलने के कारण पानी में खारापन आ जाता है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो हमको यह बताना है कि वायरस से इसमें से कौन सा रोग है जो नहीं होता है। ऑप्शन सी, टाइफाइड, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलशोथ ये वायरस के कारण होता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो सही जवाब होता है इसका ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का जमाव। इसी के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, दर्द होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक ऐसा अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद का होता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अति उच्च घनत्व। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा घनत्व होता है, बहुत ही उच्च घनत्व के कारण किसी भी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूमिगत जल का ऊपर उठना। केवल केशिकत्व इसका कारण नहीं है, केशिकत्व के अलावा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो 80 का जो हमारा आंसर होना चाहिए, एक सेकंड, यहाँ पे सी होना चाहिए। एक सेकेंड, 80 का आंसर सी होगा, क्योंकि सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना ये पृष्ठ तनाव के कारण भी होता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।
वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान के अजमेर में, यानी कि राजस्थान राज्य में यह आयोजित किया जाता है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए सवाई राजा जय सिंह, इन्होंने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? सही जवाब है घड़ी। यह भी एक तरह का कर था जो कि चराई, यहाँ पे चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, जबकि गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। ये सब भी कर ही था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 85वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लद्दाख। और सबसे अधिक कहाँ होती है? तो मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। भारत किसका अग्रणी उत्पादक है, माफ कीजिएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मांस का। भारत मांस उत्पादन में अग्रणी देश है। चलिए आगे देखते हैं। चीन में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए शांसी। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के लगभग डैश होती है। कितनी होती है? ऑप्शन बी 10 के पावर 5 गुनी छोटी होती है। आयनिक यौगिकों के डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? सही जवाब होगा, यहां देखते हैं तो क्वथनांक उच्च होते हैं, यह भी सही है। गलनांक उच्च होते हैं, यह भी सही है। विलयन विद्युत के चालक होते हैं, यह भी सही है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3 सभी सही हैं। लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अब मैथ आ गया तो शुरू करते हैं मैथ बनाना। तो पहला है हमारा, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि बी ने वह 40,302 रुपए में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बी ने कितने में खरीदा। ठीक है, तो 40,000 यहाँ देखिए 4% कम में बेचा होगा, यानी कि 96 में बेचा, 96% में बेचा होगा। तो चलिए इसको ठीक से देखते हैं। चलिए कलर चेंज कर लिया जाए, रेड कर लिया जाए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो 4% कह रहा है हानि पर बेचा है। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो उसमें से 4% अगर हानि होगा तो 96% यानी कि 96% हो गया। तो 40,000 का पहले हम 96% निकालेंगे, वो होगा बी का क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। 40,000 का पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं 96,000, 96%, सॉरी। चलिए ये हो गया हमारा 40,000 और इसका करते हैं 96%, ताकि पता चले कि बी ने कितना में खरीदा था। चलिए तो ये 2 जीरो से, चलिए काटने के लिए 1 सेकेंड, काटने के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, यहाँ पे गुना कर देंगे
तो हमारे पास आ जाएगा पहले 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 जीरो हो गए। अब क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, तो 6 चौका 24, 24 के लिए 4 हासिल 2 और 9 चौका 36 और 2 38, यानी कि इसने खरीदा है 38,400 रुपये में। ध्यान से देखिएगा, 38,400 रुपये में खरीदा है और बेचा कितना में है, 40,302 में। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, घटा देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना रुपया का अंतर आ रहा है। तो 40,302 रुपया। चलिए यहाँ पे हम घटाते हैं, तो यहाँ हो गया 2 जीरो, 13 में से 4 गया, कितना हो गया 9, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1902 रुपया का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ किस पे हो रहा है, इस पे होगा, क्रय मूल्य जो है 38,400। तो चलिए लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हुआ है 1902 रुपया। तो लाभ गुणे 100 और बट्टा में क्या कर दें हम, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कौन है, 38,400 रुपया क्रय मूल्य हमारा आया है। तो ये क्रय मूल्य है 38,400, ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य। तो अगर हम इसको काट देते हैं, इसी को आगे आप हल कीजिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 5%, ठीक है, 5% आंसर आ जाएगा। आप इसको हल कीजिएगा तो ठीक है। यहां सीधे देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो लगभग में आंसर आना चाहिए। तो आप इसको 400 मानिए ना, 4 पच्चे 20, बिल्कुल 400 मानिए इसको, तो आ जाएगा, लगभग में आएगा, पूरा नहीं आएगा, लगभग में आएगा। तो ये 5% आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग तो उत्तर आ जाएगा, लगभग 5% आएगा। चलिए P और Q एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, आसान तरीका है, इसको बनाएंगे तो देखिए, पहले लिख लेंगे ऊपर नीचे, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो P कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, और Q कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और ये दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल यूनिट काम होगा, यानी कि टोटल जो काम होगा वो 30 यूनिट ही होगा। अब देखते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, 15 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो 2 बार। तो ये एक दिन में P जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि 2 काम कर रहा है, ठीक है। 10 जो है, ये Q जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर सकते हैं, Q काम करना शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि Q ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन बाद छोड़ा है, मतलब कि 5 दिन तो काम किया है। तो चलिए, यानी कि Q ने कितना काम कर दिया है, 15 काम कर दिया है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिन में 15 यूनिट कर लेगा, ठीक है। तो शेष काम कितना बच गया, तो 30 में से यहाँ पे अगर 30 में से हम 15 हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया, यानी कि 15 यूनिट काम बच गया। और वो करेगा कौन, P करेगा, ठीक है। तो P एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा करने में, तो यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 7.1/2 यही टाइम लगेगा इसको काम करने में, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया, आंसर हो गया 7.1/2 दिन, यानी कि 7 दिन और आधा दिन लगेगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा मैथ आप लोगों को। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए ये प्रश्न है, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितने बार किया जाता है। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, फिर भी याद रखेंगे क्या, कितना बार इसको कैसे बनाएंगे। तो इकाई स्थान पे 2 कुल कितनी बार आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो सबसे अंतिम बार आया है, ठीक है, जो सबसे अंतिम बार आया है उसमें क्या उसको लिखेंगे। तो सबसे अंतिम बार क्या आएगा, 92 आएगा, ठीक है। और उसमें से क्या करेंगे, किस चीज को लाना है, 2 को, तो जिसको लाना होता है उसको लिख देंगे, उसको घटा देंगे, बट्टा में क्या करेंगे हम 10 लिख देंगे। 10 क्यों, क्योंकि 1 से 10 फिर 10 से 20 ऐसे करते करते 10 टर्म आता है, तो हम 10 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे हम 1 कर देंगे। तो हमारे पास जो सही जवाब होगा वो क्या आएगा,
एक सेकंड रुकिए। यहाँ सीधे सीधे जवाब दे दिया जाए तो कितने बार आएगा, तो एक तो आ जाएगा 12 में, ठीक है, दो, 1 से 2 में 2 बार, ठीक है। और फिर देखते हैं, तो वैसे जोड़ेंगे तो फिर 12 से 20 के बीच में 2 बार आया, और फिर 20 से लेके वहाँ तक देखते हैं तो 9 आ जाएगा, यानी कि 21, 22, 23 में यहाँ तक तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ 9 हो गया, 21, 22 मतलब 20 से लेके, अगर बात करें 20 से, चलिए अगर बात करें 21 से 29 तक, तो ये 9 बार आ गया, और इसके अलावा बाकी 11 बार आएगा। 11 बार कैसे आएगा, तो 11 से लेके 20 में 2 बार आ रहा है, एक 12 के बाद साथ और एक 20 के साथ 2 बार आ रहा है, तो ये 11 हो गया, 11 बार आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए ये प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी गोलार्ध तथा लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए, गोलार्ध कहने का मतलब ये है यहाँ पे अर्धगोला, ठीक है। तो हम जानते हैं दोनों का आयतन निकालना है, तो चूंकि दोनों में जो त्रिज्या है वो बराबर है, तो निकालते हैं हम लोग। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं है तो भूल जाइए कि इस तरह का प्रश्न बनने वाला है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो, लेकिन आपको, अगर आप मैथ आपका पूरा कमजोर है, फिर भी प्रयास है कि आपको सिखा दिया जाए, कम से कम उतना तो जरूर सिखा दिया जाएगा, ताकि बिहार पुलिस में आपको छूटे नहीं ये प्रश्न, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न आते हैं, उतने टॉप लेवल के नहीं आते हैं, आसान आते हैं प्रश्न। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए, अर्धगोला का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो इसका अनुपात क्या करना है, और इसके बाद जो बेलन का होता है आयतन का अनुपात वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच होता है। तो यहां देखते हैं, और ऊंचाई भी दिया गया, एच ही दिया गया है, तो यहां पे हम आर ही रखेंगे, ठीक है। त्रिज्या के लिए भी हम क्या लिख दिए, आर रख दिए, और ऊंचाई के लिए भी आर, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आर ही दिया है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, तो अगर हम इसको काटना शुरू करें तो देख रहे हैं, यहाँ देखिए कलर चेंज कर लिया जाए, अब समझ लेंगे। यहाँ देखिए, और काटना शुरू कर, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये त्रिज्या जो है स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो एक आर बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, और देखते हैं, यहां बच गया हमारे पास 2r, फिर से कटेगा ये, और यहां पे क्या बच गया हमारे पास 3r। तो देखिए, इस r से इस r को काट देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2:3। तो सही जवाब क्या होगा, 2:3। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पे 2:3 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैथ। चलिए आगे का प्रश्न को देखते हैं। ज्यामिति का प्रश्न है, यह भी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, दिया गया है एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है, ठीक है, और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, ठीक है। तो चलिए, तो यहां हम मान लेते हैं कि बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या है वो कितना है, n है, कितना है, n है। चलिए अब प्रश्न के अनुसार बनाते हैं। तो अगर कह रहा है कि 5 कोनों में से प्रत्येक 172 है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 गुने 172 कर देंगे, ठीक है, ताकि टोटल कोण पता चल पाए। प्लस क्या करेंगे हम, n-5 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें से 5 को तो हम निकाल दिए हैं, ठीक है, और गुना करेंगे किससे, 160 से। कारण क्या है कि n है, तो n में से 5 तो 172 हो गया, तो n में से जब 5 हम निकाल देंगे, वो जो शेष बचेगा वो कौन बचेगा, तो n में से 5 घटाएंगे वही ना शेष बचेगा। समझिए पूरी बात, हमको कोण निकालना है कि हमको भुजाओं की संख्या निकालना है, तो हमको नहीं पता कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं, ठीक है, n मान लिए भुजाओं की संख्या। तो n में से 5 है यहाँ पे, तो 5 जो है 172 डिग्री का है, तो 5 से गुना कर दिए 172 को,
प्लस टोटल n है तो 5 तो यहाँ हो गया, तो n में से 5 यहाँ घटा के 160 से गुना कर दे, क्योंकि शेष जो है 160 डिग्री का है। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे हम, क्या इक्वल टू करेंगे, तो n -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इतना कर देंगे। ठीक है, अब इस सब को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास n बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसी फॉर्मेट को आगे सॉल्व कर लीजिए, n बराबर 21 आ जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 21। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम, दिया गया है कि 3, 14 और 39, तो इसका अगला पद निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ इसके बीच के अंतर को निकालते हैं। तो अगर 3 और 14 की बात करें तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 11 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो कितना है अंतर, 25 है। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ बात करें इन दोनों के बीच के अंतर का तो कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब 25 में हम क्या करेंगे, 14 जोड़ के उसके बाद इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 25 प्लस 14 कर देते हैं, कितना आएगा, 5 और 9, 2 और 1, 3। चलिए, तो 39 में 39 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, तो वैसे तो नहीं आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, ये ऐसे नहीं बनेगा, दूसरा तरीका है, शायद रीजनिंग का प्रश्न है ये। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि गुना करके देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो इसमें साथ में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14, और 13 में 3 से कर देते हैं तो 39। तो 4 में कोई ऐसा अंक है इसमें जिसमें 4 से गुना कर देंगे, तो चलिए 21। अगर 21 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 84। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, 84। चलिए इस प्रश्न को देखिए, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार जो है वो 2:3:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो अब बताना है, यहाँ 1 सेकंड रुकिए, तो ऐसा छोटा कर लिया जाए। चलिए, तो अब बताना है कि 48 किलोग्राम भार के मिश्रण में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में कितना का अंतर है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कल के सेट में भी बताया गया था कि जहां भी आपको अनुपात में दिखे तो उसको क्या करेंगे कि पहले हम x कर लेंगे। तो यहाँ 2:3:7 के अनुपात में है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है, एक भाग होता है जिसमें सब में सेम नंबर से गुना किया गया रहता है। ठीक है, तो अगर इस सबको सेम नंबर से गुना करके जोड़ेंगे, वो नंबर हमको नहीं पता है तो हम x मान लेंगे, तो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो चलिए, नहीं पता है तो x मान लेते हैं। तो चलिए 2x प्लस 3x प्लस 7x, इस सबको जोड़ दिए तो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि 12x का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 48 है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ 4 आ गया। ध्यान से देखिएगा, x बराबर 4 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर बताना है। तो जिंक कितना है, 2 है, और एल्युमिनियम कितना है, 7 है। तो इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है, 5x का अंतर आ रहा है। तो 5x का अंतर आ रहा है, तो 5 गुने कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, x के जगह पे 4 रख देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए यहां देखते हैं, पाइप ए द्वारा एक टंकी 2 घंटे में भरी जा सकती है और पाइप बी द्वारा 3 घंटे में। एक निकास नली सी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सेम चीज़ है जैसे टाइम एंड वर्क में किए थे, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे ए बी और ये सी। ठीक है, चलिए तो ए कितना में 2, बी कितना में 3, सी कितना में खाली कर रहा है 6। चलिए इसको ऐसे ही रखेंगे, बाद में इसको घटा देंगे हम।
तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो कितना होगा, 6 होगा। चलिए ये कितना कर रहा है, तो 2 3 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखेंगे ये कम कर रहा है, याद रखेंगे 3 और 2 5 काम ये कर रहे हैं, तो उसमें से एक काम कर रहा है, ये कम कर दे रहा है, यानी कि इसमें से एक घटा देंगे। तो टोटल कितना हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है 1 घंटे में। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 5 ये दोनों मिलकर 5 यूनिट भर रहे हैं, तो उसमें से 1 यूनिट ये खाली भी कर रहा है। तो टोटल यूनिट जो काम है वो 4 यूनिट हो रहा है 1 घंटे में। ठीक है, टोटल कितना पानी भरना है हमको, 6 यूनिट भरना है, और 1 घंटा में कितना भर रहा है, 4 यूनिट। तो भाग दे देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए इसको करते हैं, तो काट दें इसको, तो यहाँ 2, तो आ जाएगा हमारा 1.1/2। ये हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं कहीं है, बिल्कुल है, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। 1000 रुपया का 8% की 2 उत्तरोत्तर कटौतियां और 16 की एकल कटौती के बीच का अंतर रुपयों में बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर 8% के 2 उत्तरोत्तर करते हैं, लगातार 8% करते हैं, फिर 8% करते हैं, तो एक साथ वो कितना प्रतिशत का होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि दोनों का पहले निकालते हैं कि 8% किस चीज़ में 8% कम करेंगे, फिर जितना आया उसमें 8% करेंगे। तो 2 बार कम करने के बजाय अगर 8% का 2 बार कम करेंगे तो इकलौता कितना करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो होता है उसको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसी को 2 बार गुना करके नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है, और घटा देते हैं। तो अगर इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना, चलिए यहाँ पे 8 8 कितना आ गया, 16 माइनस 8 8 64 बट्टा 100। अगर इसको हम लोग हल करने जाएं तो कितना हो जाएगा, 0. चलिए यहाँ आ गया 16 माइनस 0.64। अगर इसको घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 15.36%। यानी कि 8 8 को 2 बार कम करने के बजाय एक ही बार हम 15.36% कम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अंतर कितना का आ जाएगा हमको। चलिए आगे देखते हैं, ये 15.36 याद रखेंगे। चलिए अब कह रहा है कि 16 की एकल कटौती के बीच कितना का अंतर आएगा। चलिए तो ऐसे कह रहा है 16 और ऐसे हमारे पास कितना आ रहा है 15.36, यही ना आ रहा था। तो कितना का अंतर आएगा, तो 16 में से सीधा तो 15 चला गया, 1 बचेगा, तो 1 में से आपको 0.36 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 0.64 बचेगा। तो यही हमारा उत्तर होना चाहिए। चलिए तो सही जवाब होगा हमारा, एक सेकेंड, प्रश्न अच्छा 1000 कह रहा है ना, 1000 की, सॉरी। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले निकालेंगे, इसका निकालेंगे। अब 1000 का, ठीक है, क्या करेंगे 0.64% निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, चलिए 2 0 से 2 0 खत्म, तो कितना आ गया यहाँ पे 6.4 हमारा उत्तर आ गया। चलिए कहीं है 6.40, चलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न है हमारे पास, यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। सीधा बनाएंगे इसको। मान लीजिए कि जो वस्तु का दाम है वो 100 रुपया है, 50% अधिक अंकित कीजिएगा तो 150 रुपया अंकित कीजिएगा, 40% का छूट दीजिएगा। तो याद रखिएगा किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो उसमें से 1 0 घटा दीजिए, तो इसका 150 का अगर हम 10% निकालते हैं तो 15 हो जाएगा। तो अगर 40% की बात करें तो 4 से गुना कर देंगे, 10% 15, तो 20% कितना हुआ 30, 30% कितना हुआ 45 और 40% 60 हो गया। तो ठीक है, तो इस पे 40% क्या कर देता है, ये छूट देता है, किस पे 150 पे। तो कितना में बेचता है ये, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 100, अरे यार
150 पे ये 40% का छूट देता है, यानी कि ये 60 रुपये का छूट देता है। तो जब 60 रुपये का छूट देगा तो इसमें से 60 घटा देंगे हम, तो वो कितना बेच रहा है, 90 रुपया में बेच रहा है, और दाम कितना है उसका, 100 रुपया है, ठीक है, और बेच रहा है 90 रुपया में। तो कितना प्रतिशत का हानि होता है उसको, ऑप्शन बी 10% की हानि होती है। तो उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का वीडियो लाया करेंगे, ठीक है। तो जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको ये कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। इसके अलावा आरपीएफ और टेक्नीशियन की भी प्रैक्टिस सेट लाई जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहें, खुद का ख्याल रखें।